हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो सेशन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो गाइस, आज की जो करंट अफेयर होगी वो कल यानी संडे और आज यानी मंडे, दोनों दिन का करंट अफेयर आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो करंट अफेयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के करंट अफेयर में हम चर्चा करेंगे यूसीसी के बारे में, ठीक है। और आज के करंट अफेयर में हम चर्चा करेंगे खो खो वर्ल्ड कप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो है क्या। तो सबसे पहले जो ये करंट अफेयर है आपका, ये टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन की, तो टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो शेयर बाजार में देख रहे हैं कि आप काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो आपका जो प्रतिभूति लेन देन कर संग्रह है, ठीक है, वो 75% है। प्रतिभूति कर लेन देन संग्रह क्या होता है कि जब भी आप शेयर का लेन देन करते हैं या आप कोई प्रतिभूति, कोई सिक्योरिटीज को जो है परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स इंपोज करती है। तो उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी जो हमारा टैक्स कलेक्शन रहा है वो लगभग 75% रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संग्रह की, तो 12 जनवरी 2025 तक का जो है वो 75% से अधिक बढ़कर वो 44,538 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टैक्स कलेक्शन है, जो अगर हम बात करें 2024 की इस अवधि में ये 25,415 करोड़ रुपए ही जुटाए गए थे, जो बढ़कर जो है वो 44,538 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो ये चीजें आप देख रहे हैं। संग्रह में यह वृद्धि प्रतिभूतियों के वायदा और विकल्प F&O पर एसटीटी में बढ़ोतरी के बावजूद हुई है, जिसे F&O खंड में सट्टा बाजार गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगाया गया था, ठीक है। तो ये एक न्यूज है आपका। टैक्स कलेक्शन जो है हमारा, जो हमारा सिक्योरिटीज से जो भी सिक्योरिटीज का लेन देन होता है उसकी अगर हम बात करें तो उस पे जो टैक्स कलेक्शन है हमारा वो कितना है, वो 75% जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा जो है कि ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। जनवरी की अगर हम बात करें 12 जनवरी 2025 तक जो है वो कलेक्शन जो है वो 44,538 करोड़ रुपए था। वहीं अगर हम 11 जुलाई 2024 की बात करें, 16,634 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अभी क्या हो गया है आपका 44,538 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो ये आपका यूसीसी से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पूर्व न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, जो अभी हाल में राज्यसभा सांसद भी हैं, ठीक है, तो इनको राज्यसभा भेजा गया था। इन्होंने कहा है कि यूसीसी जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब थोड़ा सा मैं जो है आपको यूसीसी समझा देता हूं। एक्चुअली यूसीसी है क्या, इसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कहते हैं। तो मैं बार बार बताता हूं कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल कोड है, ठीक है, क्रिमिनल कोड की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल कोड जो है वो सभी जाति, धर्म, संप्रदाय सभी के लिए जो है वो देखा जाए तो एक तरीके से यूनिफॉर्म है, ठीक है, या यूनिक कहें या एक कहें। माने कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके ऊपर अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या क्षेत्र का हो, कोई क्राइम कर देता है, सपोज दैट किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, बहुत हीनियस क्राइम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जो कानून है वो अलग से इंपोज होगा, सभी के लिए समान कानून है। लेकिन जहां तक सवाल जो है आपका सिविल कानून का है, ठीक है, जिसको हम दीवानी कानून कहते हैं, तो वो देखा जाए तो आपका एक तरीके से जैसे कि गोद लेना, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, जमीनी विवाद, जमीनों का बंटवारा, प्रॉपर्टी का बंटवारा, ठीक है। तो ये जो है तरीके इसके जो है सभी धर्मों के लिए अलग अलग है, रीजन के अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें बात कहा है इन्होंने कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, ठीक है, तो ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई, तो इन्होंने इसको कहा है कि ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, ठीक है, इन्होंने इस बात पे कहा है। और ये अगर हम बात करें तो ये बात इन्होंने कहा है कि जो यूसीसी है वो राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जो है आम सहमति बनानी अनिवार्य है। हम किसी भी जो है बहुसंख्यक धर्म हो या आपका अल्पसंख्यक धर्म है, उनके हिसाब से नहीं जो है कर सकते। हमें क्या करना होगा, सभी को बैठ के आम सहमति बनानी होगी। इनका मानना है कि अगर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो
इस पर आम सहमति बनती है, ठीक है, तो ये जो है ज्यादा बेटर हो सकता है। तो ये बातें उन्होंने कही है। अब आपका यूसीसी है क्या, तो वो तो मैंने बता ही दिया है। अब इसको लागू कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब भी हम जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो राज्य नीति के निर्देशक तत्व में जब हम आर्टिकल 44 पढ़ते हैं समान नागरिक संहिता का, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्चुअली क्या होती है, वो स्टेट की ड्यूटी होती है। स्टेट क्या करता है कि स्टेट जो है पब्लिक वेलफेयर के या स्टेट के वेलफेयर के लिए यानी राज्य के कल्याण के लिए राज्य कानून बनाकर जो है टीपीएसपी को लागू कर सकता है। लेकिन ये जो है जो आपके यूसीसीज होते हैं, ठीक है, इट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यानी किसी भी न्यायालय द्वारा इनको जो है लागू नहीं कराया जा सकता, एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो ये आपका यूसीसी होता है। ये बातें इन्होंने सूरत लिटफेस्ट 2025 का जो है एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें न्यायपालिका के लिए चुनौतियां एक विषय था, जिस पर जो है पूर्व न्यायाधीश संजय गोगोई बोल रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर इसको लागू कर दिया जाए तो जो है वो एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और हम जो है एक जो सामाजिक प्रगति होती है उसकी ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और यहां भी इन्होंने ये भी कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के साथ टकराव में नहीं आता, क्योंकि अनुच्छेद 25 और 26 जो है वो आपके जो है रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक अधिकारों से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूसीसी से संबंधित है। इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें समान नागरिक संहिता में गोद लेने, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें इसमें कही है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका चुनावी बॉन्ड से संबंधित। अगर हम पिछले वर्ष में जाएं तो पिछले वर्ष चुनावी बॉन्ड का मामला जो है एक मीडिया में एक इश्यू बन गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो है उसको बैन कर दिया था, ठीक है। तो चुनावी बॉन्ड प्रतिबंध के बाद ट्रस्ट के माध्यम से फंडिंग बढ़ी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रस्ट के माध्यम से जो है वो फंडिंग बढ़ गई है, ठीक है। तो ये क्या था कि पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड में जो है बहुत ज्यादा जो है अपारदर्शी तरीके अपनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाया था। फिर उसके बाद जो है ट्रस्ट के माध्यम से जो है वो चुनावी जो फंड हैं वो दिए गए राजनीतिक पार्टियों को। अब उसका जो है एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक जो दान है वो किसको मिला है? योगदान भाजपा को मिला है। भाजपा को सबसे ज्यादा जो है इसमें चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से फंडिंग मिली है। अगर इसमें हम बात करें अकेले, अगर हम बात करें तो सबसे अधिक चंदा प्राप्त करने वाले प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को लगभग 3/4 दान 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिला। ट्रस्ट को मिले 1075.7 करोड़ रुपए में से 1797 करोड़ रुपए कोर्ट के फैसले के बाद मिले। रिपोर्ट के अनुसार प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का योगदान भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह 1075.7 करोड़ रुपए था, जबकि इससे पहले यह कितना है? 363.16 करोड़ रुपए था। तो 3 करोड़, तो 1/3 से ज्यादा जो है 3 गुना ये बढ़ गया है। तो ये ऐसे चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से क्या किया जा रहा है? पार्टियों को जो है डोनेशन दी जाती है, राजनीतिक पार्टियों को, ताकि वो चुनाव लड़ सकें। अब इसमें अगर हम बात करें 2023-24 के लिए ट्रस्ट में शीर्ष योगदानकर्ताओं में सबसे पहला नंबर आपका आर्सेलर मित्तल निप्पॉन का है, जिनका जो योगदान है, जो डोनेशन एक तरीके से कहें वो 100 करोड़ रुपए है। उसके बाद आपका डीएलएफ आता है। डीएलएफ का 99.5 करोड़ रुपए, थोड़ा ही कम है, ठीक है। उसके बाद आपका माथा प्रोजेक्ट आता है 175 करोड़ रुपए, और उसके बाद जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है आपका 60 करोड़ रुपए। ये शीर्ष जो है दान करता है जिन्होंने चुनाव में चंदा देने में दान किया है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ये भारतीय पुरुष टीम से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर दोहरी जो है खुशी मनाई। एक्चुअली क्या है कि खो खो विश्व कप चल रहा है। खो खो विश्व कप में हमारी पुरुष टीम और जो है देखा जाए तो हमारी महिला टीम दोनों ही जो है फाइनल में खेल रही थी। उसमें देखा जाए दोनों ने विजय प्राप्त की है। यहाँ पे देखा जाए तो रविवार को नई दिल्ली में भारत ने खो खो विश्व कप में अपना दोहरा प्रदर्शन किया, जब पुरुषों ने महिलाओं के बाद रजत पदक जीता। फाइनल में नेपाल के खिलाफ पुरुषों ने 54.36 से जीत दर्ज की और दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरा। कप्तान प्रतीक वायकर पुरुष टीम के लिए स्टार खिलाड़ियों में से एक थे। तो ये तो हुई हमारी किसकी बात? ये हमारी जो इंडियन मैन खो खो टीम है। अब हम बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप का जो है वो खिताब जीता है। इन्होंने भी नेपाल को हराया है और भारतीय महिलाओं ने रविवार को नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप जीता। फाइनल में नेपाल को 78-40 से हराया है। ठीक है, तो पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो घरेलू टीम का जो है वो दबदबा रहा है। और 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पूर्व कप्तान नसरीन शेख ने फाइनल के बाद संन्यास की भी घोषणा की है। पूर्व खिलाड़ी हो चुके हैं, इसके बाद अब वो खो खो जो उनका खेल है उससे संन्यास लेंगी। तो ये न्यूज है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है हमारी न्यूज, एक जो है जैवलिन थ्रोवर है, नीरज चोपड़ा जानते ही हैं और ये स्टार खिलाड़ी हैं अभी भारत के। तो इन्होंने जो है अपने जो एक्स पोस्ट है उस पर अपनी जो है ये इनकी जो है एक तरीके से देखा जाए प्री मैरिज जो एक फंक्शन होता है एक तरीके से अगर देखते हैं इनकी कल्चर में, उसकी जो है फोटो कुछ शेयर की हैं, यानी अभी ये शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो है रविवार को टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से इन्होंने जो है शादी की घोषणा की है। हिमानी मोर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनसे ये जो है शादी करने वाले हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता ने समारोह की तस्वीरें साझा करते सोशल मीडिया पर लिखा कि हर आशीर्वाद के लिए आभारी हूं जिसने हमें इस पल तक पहुंचाया है। तो ध्यान रहे कि ये इनकी शादी होने वाली है हिमानी मोर से। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी न्यूज जो है ये अफगान फीमेल से रिलेटेड है। देखिए अफगानिस्तान में जब से वहां पे जो है पहले हामिद करजई की सरकार थी तो फीमेल्स जो थी वहां पे वो पढ़ती थी, कॉलेज जाती थी और जो वहां के इंस्टीट्यूशन है उनमें भी वो भाग लेती थी। लेकिन तालिबान के आने से जो है उन पर एक तरीके से जो प्रतिबंध हैं वो लगा दिए गए थे। इसी को लेकर अभी एक जो है बयान आया है इनके, अगर देखा जाए विदेश मंत्रालय के जो पॉलिटिकल डिप्टी हैं शेर अब्बास, इन्होंने शनिवार को दक्षिणी पूर्वी खोस्त प्रांत में एक भाषण में कहा कि हम जो है महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना कोई बहाना नहीं है। ये इन्होंने कहा है कि हम महिलाओं की शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं और जल्दी से जो प्रतिबंध है वो ओपन होने चाहिए। ठीक है, तो ये लड़कियों की शिक्षा को लेकर जो है तालिबान एक तरीके से देखा जाए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है धीरे धीरे। तो ये तालिबानी महिलाओं से अगर ऐसा होता है तो तालिबानी जो फीमेल्स हैं उनके जो अवसर के जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे और वो क्या करेंगी, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन इनको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये चीजें इसमें देखी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत आधुनिक तकनीक विकसित करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, देखिए जो है अभी हम जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो है मिलकर काम करने वाले हैं, ऐसा कहा है हमारे जो उद्योग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा है कि भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास और महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ काम करेगा। ठीक है, तो 18 से 19 जनवरी की अगर हम बात करें तो ये 2 दिन जो है हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनकी अगर हम बात करें तो वो ब्रुसेल्स में थे। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में अगर देखा जाए जो यूरोपीय व्यापार के आर्थिक सुरक्षा आयुक्त हैं जिनका नाम है मारोस शेफकोविक, इनके बीच जो है मुलाकात हुई है और इन्होंने साथ ही इस पर भी चर्चा की है कैसे हम जो है यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों के लिए जो है मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की दिशा में काम करेंगे। इस पर भी सहमति दोनों की हुई है। ठीक है, तो ये न्यूज यहां से है। नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं हम, ये ईपीएफओ से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो ईपीएफओ की अगर हम बात करें तो ईपीएफओ क्या होता है, ये एक्चुअली एक तरीके से जो एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं ठीक है उनके लिए ये क्या करता है कि उनकी जो प्रोविडेंट फंड है ठीक है उसको ये कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या था कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उनके लिए एक यूएएन कार्ड जो है जारी किया गया था। ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या था कि पहले अगर कोई त्रुटि हो जाती थी तो त्रुटि हो जाने के लिए इन्होंने कहा है कि पहले जो है ईपीएफओ से ही संपर्क करना होता था, वहां से जो है उनका सत्यापन जरूरी था, तब वो त्रुटि जो है उसको ठीक किया जाता था, उसमें करेक्शन की जाती थी। लेकिन अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं आपके मनसुख मांडविया, इन्होंने कहा है कि ये जो सुविधा है हम एक नई सुविधा लेकर आने वाले हैं। एम्प्लॉयर को अधिकार होगा कि वो इन करेक्शन को कर सके, यानी माने कि मैं एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे यहाँ जॉब करते हैं ठीक है, आपके यूएन कार्ड में कोई गड़बड़ है तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं खुद से ही जो है करेक्शन कर सकता हूं, मुझे ईपीएफओ के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। यानी ये राइट जो है वो किसको दे दिए गए हैं,
एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता को दे दिए गए हैं। तो ये इसको ऐसे समझना है। तो ये एक न्यूज आई है कि नियोक्ता ही अब जो है इसमें करेक्शन कर सकता है। करेक्शन किस प्रकार की, जैसे कि जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पत्नी का नाम, सदस्यता ग्रहण करने की तिथि और छोड़ने की तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी में सामान्य त्रुटियों को नियोक्ता द्वारा किसी सत्यापन या ईपीएफओ की मंजूरी के बिना उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये सुविधा अभी इसमें स्टार्ट हुई है। तो ये न्यूज यहां से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये जो है ये अगर इसमें देखा जाए तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनसे संबंधित है। तो जयशंकर ने चीन की चुनौती और बाजार संसाधनों के हथियारीकरण की ओर इशारा किया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि चीन जो है वो हमारे लिए एक चुनौती है और चाइना जो क्या कर रहा है कि वेपनाइजेशन कर रहा है, उसको भी जो है इन्होंने अपने लिए चुनौती माना है। साथ ही इन्होंने कहा है कि सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान की आलोचना में कहा कि एक वर्ड कहा है उन्होंने, कैंसर हमारे राजनीतिक शरीर को खा रहा है। तो इन्होंने आतंकवाद को देखा जाए तो एक तरीके से कैंसर की संज्ञा दी है, ये इन्होंने कहा है। टैरिफ लगाने, आप्रवासन पर नकेल कसने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से कुछ ही दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाजार साधनों और वित्तीय संस्थानों के हथियारीकरण के कारण वैश्विक चुनौतियों को भी रेखांकित किया था। तो ये इनका एक स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, ठीक है, जिनका नाम था आपका जहूर हैदर जैदी। इनके ऊपर जो है 2017 में केस फाइल हुआ था रेप का, ठीक है। इनके ऊपर रेप के जो है चार्जेस थे। अभी वो जो है सीबीआई कोर्ट ने वो चार्जेस जब फ्रेम किए उसके बाद जो है सीबीआई कोर्ट ने ये जो है इसका वर्डिक्ट दिया है कि ये दोषी पाए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पूर्व आईपीएस हैं, और 7 अन्य 2017 में राज्य के कोटखाई में एक नाबालिग स्कूली लड़की के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार एक संदिग्ध की हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराया है, ठीक है। तो इनको दोषी पाया गया है कि हाँ ये जो है उस मामले में संलिप्त थे और इनकी जो सजा है वो 27 जनवरी को जो है सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है उसके द्वारा सुनाई जाएगी। तो ये एक न्यूज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी एक जो है बुक पब्लिश हुई है शशि थरूर की। शशि थरूर जो है एक जाने माने लेखक और जो है कई बार से लगातार जो है सांसद हैं, भारतीय राजनीति में एक्टिव रहते हैं। उन्होंने एक बुक जो है इनकी जो है पब्लिश होने वाली है जिसका नाम है सर्फ एंड डाइव, ठीक है। तो यहाँ पे सांसद और लेखक शशि थरूर ने द हिंदू के नवीनतम उत्पाद सर्फ एंड डाइव को लॉन्च किया। श्री थरूर ने द हिंदू समूह के अध्यक्ष निर्मला लक्ष्मण, संपादक सुरेश नंबंद और सीईओ एलवी नवनीत के साथ शनिवार को द हिंदू लिट फॉर लाइफ के फेस्टिवल में सर्फ एंड डाइव की पहली प्रति जारी की है, ठीक है। तो ये सर्फ एंड डाइव क्या है, एक बुक है, ठीक है। तो ये इन्होंने इसका एक तरीके से देखा जाए इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये जो है ये आपका जो है संपत्ति जो कार्ड दिया जाता है स्वामित्व योजना के तहत उससे संबंधित है। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्वामित्व योजना है उसके तहत जो है डिजिटल माध्यम से जो है जमीनों की माप, ठीक है, उनकी ज्योग्राफिकल जो है लोकेशन, सारी चीजें की जाती हैं। इस योजना को स्वामित्व योजना कहते हैं और उसके द्वारा फिर संपत्ति कार्ड वितरित किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्र की स्वामित्व यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण योजना के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 50,000 से अधिक गांवों में ग्रामीण और परिवारों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड जो है वो वितरित किए हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं। ये आपका फिर यूरोपियन यूनियन से है क्योंकि ये संडे की न्यूज है, वो पहले वाली मंडे की न्यूज थी। तो संडे में भी यूरोपियन यूनियन से जो है आपकी न्यूज आई थी। तो यूरोपीय संघ द्वारा 2025 में एफटीए वार्ता पर प्रगति की उम्मीद है। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी पीयूष गोयल जो है वो 18-19 जनवरी लगातार जो है वो आपके ब्रुसेल्स में रहे, ठीक है। और मारोस सेफजोविक्स, ठीक है, जो उनके काउंटर पार्ट है वहां पे, उनसे उन्होंने बातें की। और अब क्या है कि हम जो एफटीए है, ठीक है, मुक्त व्यापार जो समझौता है उस पर काम चल रहा है और आगे चलकर जो है हमारे इंडिया और जो है यूरोपियन यूनियन के जो संबंध है वो ठीक होंगे। और इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड बढ़ेगा और इसी से क्या होगा कि टेक्नोलॉजी में भी जो है वो आपकी प्रगति होगी, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज ले लेते हैं हम,
ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही। और जो है आप सभी हमारा जो चैनल है गुरुकुल माइंड, इसको सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम जो है आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @गुरुकुल माइंड के लिए। हमारा टेलीग्राम पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस हमारी CUET के लिए ज्वाइन कर ली है, क्योंकि हमारा जो कोर्सेज है वो CUET के लिए चलाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे आप आकर जो है विजिट कर सकते हैं। साथ ही जो है हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए या डेली का जो करंट अफेयर है, अगर आपको जो है पढ़ना है, टेक्स्ट फॉर्म में अगर देखना है, या ये PPTs आपको जो है डाउनलोड करनी है या जो है पढ़नी है, तो इसके लिए आप जो है हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर विजिट कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।